Hello everyone, I am Sanjay Rathore and this is the continuation of Principles of Agronomy book by Reddy and Reddy, Chapter 2, Agrometeorology and Part 2. In this video, we will mainly study about atmospheric pressure, types of humidity, instruments to be used to measure, and then types of cloud, El Nino and La Nina. Okay. Before we start, you can join our batch for ASRB Net and JRF Agronomy, and you can visit our website to check out the course, that is learn.trickyagriculture.com. okay, and you also can contact on WhatsApp. Okay, then let's start. पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था what is agrometeorology, persons related to agromet, then differences, solar radiation, instruments, then atmospheric layers, etc. okay, that is very important, and different institutes also instruments we have covered. okay, तो इसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पढ़ना है ना। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वेदर एलिमेंट। ठीक है, पहला हमने सोलर रेडिएशन पढ़ा था। ठीक है, तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। मींस एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा? प्रेशर को, है ना। तो एटमॉस्फेयर कैसे करेगा अब ये चीज़? ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, है ना। तो इनका कुछ ना कुछ मास होता है जिनका अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो ये एक प्रेशर जो है क्रिएट करते हैं या एक्सर्ट करते हैं अर्थ सरफेस की ओर। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, इसका रिलेशन टेम्परेचर एंड एलिवेशन से। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो एयर क्या होता है? एक्सपांड करता है और हल्का हो जाता है ना। तो ऐसे में वेट क्या होगा? कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, और एलिवेशन के साथ साथ भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है ना। एलिवेशन के साथ क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखनी है। टेम्परेचर का तो स्पेशली याद रखना है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे इसका यूज़ आएगा, है ना, जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एल नीना ला नीना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एक चीज़ ये याद रखना है हमें दूसरा, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है प्लांट्स में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में, है ना। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। जो क्रॉप प्रोडक्शन है इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसलिए कभी कभी आता है ये क्वेश्चन, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर एलिमेंट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इससे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ने या डिक्रीज़ होने से क्रॉप प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज़ होने से वेदर एलिमेंट में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन जो है अफेक्ट होता है। इसलिए जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट कॉज करता है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया ये सब तो बता दिया मैंने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम, ये सब भी हमने पढ़ लिया। एक चीज़ में ये याद रखना है, इसका यूनिट, है ना, यूनिट ज़रूर याद रखना। इसमें तो नहीं दिया है, दिया होगा शायद। ठीक है, मिली बार वगैरह होता है, तो ये चीज़ जो SRD में शायद दिया है यूनिट अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ से अपन जब SRD बुक कवर करेंगे तो वहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि कई सारे यूनिट होते हैं और आपस में उनका रिलेशन भी आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया है, हम ये चीज़ कवर कर लेंगे SRD बुक से। ठीक है, वैसे मिली बार वगैरह इसका होता है ना, बार्स, मिली बार्स। ठीक है, पास्कल एंड ऑल, तो ये अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है जनरली इन एरियाज़ ऑफ हायर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, है ना, ये मैंने बता दिया क्यों होता है। एंड इन एरियाज़ ऑफ लो टेम्परेचर प्रेशर इज़ हाई। ठीक है, तो इसलिए कोल्डर रीजन्स में जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा फील होता है, और जो अपना वार्मर रीजन है ना, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम फील होता है, और एलिवेटेड एरिया में ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम फील होगा। ठीक है,
फिर क्या है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ये तो मैंने बता दिया ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। हाउएवर एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग का भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखना, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मेज़र करने के लिए, तो दैट इज़ एनीरॉइड बैरोमीटर एंड बैरोग्राफ, ठीक है। बैरोग्राफ है तो कंटिन्यूसली मेज़र करेगा, ठीक है। और भी इसके टाइप है, आगे देखेंगे अपन। अब ये कभी आ सकता है ना, बैरोग्राफ रिकॉर्ड ही करता है क्योंकि है ना कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर दिया है बैरोग्राफ इज अ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ एनीरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद जो है 2 बार आ गया शायद पेज, है ना, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिलीबार्स, तो इसका यूनिट जो है मिलीबार है, और आगे इसका डिटेल में अपन पढ़ेंगे, है ना। विंड याद रखना है ना, विंड इज़ अ एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर एयर मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। अब विंड जो है हमेशा याद रखना हाई प्रेशर एरिया से, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ये ब्लो करता है विंड, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो है मूव करेगा, ठीक है, लो प्रेशर एरिया में मूव करेगा। अभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे कॉज होता है, तो सपोज़ ये रीजन ए है और ये रीजन, इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए ईजी रहेगा। ए प्रेशर एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, ओके सॉरी सही माना था अपन ने। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया में क्या रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एयर एक्सपांड करेगा, है ना, तो वहाँ की हवा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो हल्की होने से क्या होता है कि एयर एक्सपांड कर जाएगा, मास जो है कम होगा, तो वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया कम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर लो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अब जहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि हैवी हो गया है एयर और ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर की ओर मूव करता है। हमारा जो मानसून है ना, साउथ वेस्ट मानसून, ये भी इसी कारण से होता है। समर के टाइम पे खूब गर्मी पड़ती है लैंड में, है ना, तो वही ये एयर जो है हल्का होके लो प्रेशर क्रिएट करता है ना, और ओशियंस में जो है इवेपोरेशन कंटिन्यूसली होते रहता है, उसके कारण जो है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और वहाँ से जो है मॉइस्चर जो है केरला के थ्रू जो है अपना इंटर करता है इंडिया में, है ना, जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं अपन, उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद जिसमें क्या दिया है, अब ये ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है ना, ऐसा अर्थ के टिल्ट होने के कारण है ना। हमें सबको पता है कि अर्थ जो है 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है ना, अपने एक्सिस से। तो इसके कारण क्या होता है, स्लांट पोजीशन में जो है ना, सीधी ना पड़ के स्लांटिंग पोजीशन में जो है सोलर रेडिएशन हिट करता है अर्थ को, या फिर इंसिडेंट होता है उसका, ठीक है। तो इसके कारण से जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है सोलर रेडिएशन का, है ना। तो कहीं पे हाई प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है इसके कारण भी, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड डायरेक्शन, हाँ, विंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। तो जिस तरफ से विंड आ रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड वर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और जिस तरफ को जा रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ली वर्ड साइड, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विंड वर्ड, ठीक है। रिफर्स टू डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ कमिंग, है ना, और विंड कम्स मीन्स जिस डायरेक्शन विंड आ रहा है उसे हम विंड वर्ड कहेंगे, और जिस डायरेक्शन को जा रहा है मीन्स रिफर्स टू द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच इट ब्लोज, है ना, जिस तरफ को जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना, जिस तरफ से विंड आता है ना, जिस डायरेक्शन, सपोज साउथ से आ रहा है ना, या फिर ईस्ट से आ रहा है, या फिर नॉर्थ से आ रहा है ना, तो जिस तरफ से विंड आ रहा है हम नाम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर दिखा है साउथवर्ड विंड, साउथ से आ रहा है तो साउथ से आ रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है तो साउथवर्ड विंड बोलेंगे, नॉर्थ से आ रहा है तो नॉर्थवर्ड विंड बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना इसको। इसके बाद विंड डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी नोन बाय द मूवमेंट ऑफ स्मोक टुवर्ड्स, हाँ, तो इसमें एक चीज़ और है कि विंड डायरेक्शन जो है मेज़र करने के लिए, है ना, या फिर पता करने के लिए विंड वेन का यूज़ किया जाता है ना। बट इसके अलावा और किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे स्मोक है, ट्विग्स है ना, ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ के जो ट्विग्स हैं, ये भी तो विंड जब ब्लो करता है तब उसी
विंड जिस तरफ को ब्लो करता है उसको इंडिकेट करता है ना, कभी देखना पेड़ की टहनियाँ पत्तियाँ है ना उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखना है ना, अपर लेयर में देखना है, तब हम किससे पता करते हैं? वहाँ पर तो हम विंड वेन लगा नहीं सकते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम क्लाउड्स के मूवमेंट से पता करते हैं किस ओर जो है विंड ब्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, ये याद रखना। इसके बाद द स्पीड, है ना, स्पीड विद विच विंड इज़ फ्लोइंग, है ना, तो जिस फ्लो से विंड जिस फ्लो से या फिर स्पीड से विंड जो है मूव कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। विंड वेलोसिटी नियर द ग्राउंड इज़ लेस देन द हायर एलिवेशन, तो ये भी याद रखना है, विंड वेलोसिटी जो है नियर ग्राउंड लेस कम होता है कंपेयर टू हायर एलिवेशन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन वो क्या बोलेंगे हम, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, है ना, वो ज़्यादा होती हैं ग्राउंड में, है ना, हिल्स हैं, ट्रीज़ हैं, है ना, वाटर बॉडीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी हैं, तो इनसे जो है विंड की स्पीड कम होती है, ठीक है। और थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ईजिली जो है विंड बिना किसी रुकावट के ब्लो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। और दूसरा चीज़ कि विंड वेलोसिटी जो है ना जनरली ग्रेटर होता है डे टाइम पे देन नाइट, है ना। क्यों होगा? क्योंकि नाइट में टेम्परेचर कम है, तो विंड वेलोसिटी जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा, मीन्स कम होगा नाइट में, है ना, विंड वेलोसिटी कम होगा, और डे के टाइम ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर एयर जो है एक्सपांड कर जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर, ठीक है। विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं ना, तो ये भी याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना, जितने भी हम वेदर एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना उनका कैरेक्टरिस्टिक्स किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है, किन फैक्टर्स से, है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में। फिर दूसरा, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, कि किन से हम मेज़र कर सकते हैं उस चीज़ को, तो और यूनिट्स, है ना, इन चीज़ों को याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों को याद रखना है। कौन कौन सा? पहला तो वेदर एलिमेंट क्या है ना, उसके यूनिट क्या हैं, ठीक है, और कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। दूसरा, उसको मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, है ना, और फैक्टर्स उसको क्या अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है उसमें। इसके बाद ह्यूमिडिटी पे आते हैं, है ना। ह्यूमिडिटी कैसे क्रिएट होता है ना। वाटर है, इवेपोरेट होगा, है ना, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते रहेगा तो वैसे वैसे वाटर वेपर का कंटेंट इंक्रीज़ होते जाएगा एटमॉस्फेयर में, है ना। फिर वो ड्राई से मीन्स ड्राई एयर से सेचुरेशन की ओर जाने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने लगेगी, और ह्यूमिडिटी हमें फील भी होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी फील होता है ना। तो वाटर वेपर का भी वही डेफिनेशन है, कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हायर द टेम्परेचर मोर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एयर को उतना ज़्यादा वो वेपराइज करेगा और एक्सपांड करेगा एयर को, है ना। जो वाटर वेपर है उसको एक्सपांड करेगा उतना, और उतना ज़्यादा जो है फिर एटमॉस्फेयर में ऐड होते जाएगा मॉइस्चर, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। द एयर इज़ सेड टू बी सेचुरेटेड व्हेन इट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। तो सेचुरेटेड हम तभी कहेंगे जब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की, है ना, वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। मीन्स उससे ज़्यादा फर्दर वो और नहीं ऐड कर सकते हैं वहाँ पर वाटर वेपर, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेटेड। इफ़ द टेम्परेचर राइजेज द एटमॉस्फेयर बिकम्स अनसैचुरेटेड एज इट कैन अकोमोडेट सम मोर वाटर वेपर, ठीक है। तो वही चीज़ है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा तो और ज़्यादा जो है हम मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स एयर जो है वो या फिर एटमॉस्फेयर जो है अनसैचुरेटेड हो जाता है। फिर 3 जो है ह्यूमिडिटी के 3 टाइप हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसमें से इन 2 को मेज़र करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इनका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन में जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ रिलेटेड टू और इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। वहाँ तीनों ऑप्शन हो सकता है, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो ऑल नहीं लगाना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगाना है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द एब्सोल्यूट और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर बाय वेट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। तो सपोज कोई वॉल्यूम है एयर का, है ना,
लेट्स से 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें वाटर वेपर का कितना वेट प्रेजेंट है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, है ना, और इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। और ये दैट इज़ मीटर क्यूब, जो आपके वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यहाँ पर याद रखना तीनों जो टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी हैं इनके यूनिट जरूर आता है और डेफिनेशन, है ना, कोई ना कोई एग्जाम में आता ही है, ठीक है। JRF में भी कई बार पूछा है ये चीज़ को, ठीक है, तो ये याद रखना। अब दूसरा है नेक्स्ट इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया यहाँ पर, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर। तो आप इसको ये कह सकते हैं, वेट ऑफ वाटर वेपर, है ना, डिवाइडेड बाय एयर, वेट ऑफ एयर एंड वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और इसका यूनिट इसीलिए हो जाता है ग्राम पर kg, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। तो एटमॉस्फेयर में पता है हमें एयर भी है ना, उसका कुछ वेट होगा, और उसी में क्या है हमारा वाटर वेपर भी है, उसका भी कुछ वेट होगा। तो दोनों का टोटल, है ना, और जो हमारा ये है न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर kg, ठीक है। ग्राम पर मीटर क्यूब किसका था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, ठीक है, एब्सोल्यूट, जिसमें क्या था, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर बोथ एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर एज टेम्परेचर इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंजेस। एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हैज़ लेसर इफेक्ट ऑन क्रॉप ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, है ना। तो जैसे मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एयर उतना ज़्यादा अनसेचुरेटेड हो जाएगा, इट मीन्स, और हम उसमें फिर ऐड कर सकते हैं वाटर वेपर, है ना। तो सैचुरेशन अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर, है ना। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड किया, ठीक है। तब जाके थोड़ा यूज़फुल बना हमारे लिए, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और ज़्यादा अनसेचुरेटेड हो जाएगा, है ना, तो सैचुरेशन आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उनको पर्टिकुलर एक वैल्यू मान ली कि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर में कितना आ सकता है वाटर वेपर, ठीक है। तो वही यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन के लिए कितना रिक्वायर्ड है, और ठीक है, सपोज़ एक टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम यहाँ पर जो है सपोज़ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो बट एक्चुअल में कितना है, वाई अमाउंट, है ना, ठीक है, जो कि लेसर होगा कंपेयर टू एक्स, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एंड यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। तो यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम हो जाती है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, बट हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे, परसेंटेज से। परसेंटेज यूनिट नहीं है, याद रखना, ठीक है, ये यूनिट लेस है, ठीक है, ये भी याद रखना है, इट इज़ यूनिट लेस, ठीक है। तो इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज से, क्योंकि यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि बुक्स में तो वैसे इतना क्लियरली नहीं लिखा है कि कितना ऑप्टिमम होता है ना। तो हम एक रेंज मान सकते हैं 40 to 60 का, ठीक है, ऑप्टिमम रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम जनरलाइज करें तो 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। और यही चीज़ जो है 80 to 90% होगा किसके लिए, ग्रीन हाउस वाली क्रॉप्स के लिए, है ना। तो ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना ग्रीन हाउस के लिए पूछता है तो अराउंड 80 होगा, और 40 to 60 के अराउंड किसका होगा, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ये मैंने TNAU के वेबसाइट से चेक किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, फंगल डिसीज़ के चांसेस होते हैं, है ना। कभी आप देखना रेनी सीज़न में जब क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फंगल डिसीज़ स्किन में ज़्यादा होते हैं, है ना, रैसेस वगैरह, स्किन रैसेस वगैरह, जिनको घमौरियाँ बोलते हैं हिंदी में, और इवन गर्मी में भी पसीने वगैरह के कारण, ठीक है, ये सब होती हैं।
इसके बाद इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स कंटिन्यू टू फिल द डेफिसिट, इट इंडिकेट्स दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो। हाँ, और पॉसिबली मोर इम्पोर्टेंट ट्रांसफर वाइडली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर कंपेयर टू। बस ये सब तो कवर कर लिया है, इसलिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूँ, है ना, ऑलरेडी मैंने ये सब बता रखा है। अब वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या होता है ना। वेपर प्रेशर डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट अ वॉल्यूम कैन कंटेन, है ना, या फिर एटमॉस्फेयर कैन कंटेन, ठीक है। तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर वह प्रेशर है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम कितना ऐड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और एक्चुअल मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर में एक्चुअल में कितना है, ठीक है, एक्चुअल में कितना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर डेफिसिट। अब ये याद रखना सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर, है ना, इन दोनों की वैल्यू जितनी, इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा, है ना, जितना कम होगा इट मीन्स सैचुरेशन की रिक्वायरमेंट उतनी कम है, ठीक है। और जितना ज़्यादा होगा इन दोनों का डिफरेंस मीन्स सैचुरेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अब आप इसको सेंस कर सकते हैं मीन्स कि किस कंडीशन में इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा। सीधी सी बात, एरिड कंडीशन में ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखना, और ह्यूमिड में कम होगा, ठीक है। तो ह्यूमिड कंडीशन में वेपर प्रेशर डेफिसिट की वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 1.5 किलो पास्कल, एंड ड्राई एयर के कंडीशन में कितना होता है? मोर देन 2.5 किलो पास्कल, ठीक है। इनका जो यूनिट है ये भी बार्स या पास्कल होता है ना। तो ये याद रखना, वेपर प्रेशर डेफिसिट। इसके बाद मेजरमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ जो यूज किए जाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, है ना, जैसे कि साइक्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है ना। और साइक्रोमीटर जो है किन दो चीज़ों से मिलकर मतलब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेट एंड ड्राइबल थर्मामीटर्स, ठीक है। अब ये किसके अंदर होती हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर में होती हैं, ठीक है। स्टीवेंसन स्क्रीन अपन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जब सोलर ये सनशाइन रिकॉर्डर होगा पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर्स होता है, और एक इसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा इसको डिटेल में। इसके बाद जो है नेक्स्ट असमैन साइक्रोमीटर है, ठीक है। ये जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्यूरेटली मेज़र करता है, किसमें? क्रॉप कैनोपी में। वहीं हेयर हाइग्रोमीटर है जिसमें ह्यूमन हेयर का यूज़ किया जाता है, और ये ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनसाइड द रूम, है ना, इसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हाइग्रोग्राफ है, कंटिन्यूसली जो है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन का जो यूनिट है दैट इज़ mm पर डे, है ना, mm पर डे। और इवेपोरेशन तो सभी को पता है ना, सोलर रेडिएशन जो हिट करता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है वाटर बॉडीज़, प्लांट्स, है ना, यहाँ से, और सॉइल सरफेस, यहाँ से जो है जो लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर, है ना, वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेज़रमेंट कैसे होता है अभी ये याद रखना, है ना। यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है USWB ओपन पैन इवापोरीमीटर, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, जब वाटर वाला लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। तो USWB स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स वेदर ब्यूरो ओपन पैन इवापोरीमीटर, है ना। संकेन स्क्रीन भी है, केन इवापोरीमीटर भी है, पोर्टेबल इवापोरीमीटर भी है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें USWB का याद रखना, इसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है ना, इवन इंडिया में भी। और इसका जो डायमीटर है ना, ये है 122 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत वरी कर सकता है डिफरेंट बुक्स में, किसी में 125 दिया है ना, शायद SRD में दिया 125, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट ओके, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एग्ज़ाम में पता चले 120 आ जाए, है ना, और आसपास ऑप्शन ही ना हो तो 120 लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर है यहाँ पर जो वेसल होता है ना, इसका हाइट ये होता है 25 सेंटीमीटर, है ना, और डायमीटर इज़ 122, ओके। इसके बाद जो है इवापोरेशन का जो यूनिट है मैंने बता दिया, mm पर डे, है ना, एक दिन में कितने mm जो है इवेपोरेट हो रहा है वाटर।
इसके बाद संकेन स्क्रीन टाइप है, जिसको इंडिया में डेवलप किया था, किसने किया था? आर जी शर्मा एंड NG दस्ताने ने, ठीक है। इनका जो हाइट होता है ये होता है 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 60 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना जितने भी इवापोरीमीटर हैं, है ना, ये वाइट पेंट से, मतलब वाइट पेंट यूज़ किया जाता है इनमें, ठीक है, क्योंकि ये जो सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है ना। मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन को क्या करता है, ये कर देगा अपना, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर नहीं होगा इंक्रीज़ वेसल का, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे में रीडिंग जो है फ्लक्चुएट हो सकती है ना। अगर ब्लैक से कर दोगे तो आप ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में से ज़्यादा होगा उसमें, तो रीडिंग फ्लक्चुएट होगा, इसलिए यहाँ पर वाइट पेंट से जो है पेंट किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर संकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर का याद रखना, इवापो ET है ना, अंडर फील्ड कंडीशन ET मेजर करने के लिए यूज किया जाता है संकेन स्क्रीन को, ठीक है। और वहीं कैन इवापोरीमीटर को जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए जो है मेजर मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। फिर पोर्टेबल इवापोरीमीटर जो है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है इवेपोरेशन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इजराइल में डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आते हैं अपन रेनफॉल में, ठीक है। तो रेनफॉल को जो है प्रिसिपिटेशन से जनरली जो है अलाइन किया जाता है, या फिर सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है टर्म्स, बट प्रिसिपिटेशन जो है ऑल फॉर्म है इसका। प्रेसिपिटेशन जो होता है अपना ऑल फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जिसमें स्नो है, स्लीट है, हेल वगैरह है ना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेनफॉल इज़ दी ऑल्सो दी पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रेसिपिटेशन एक ब्रॉडर टर्म है। इसके बाद जो साइज़ है प्रेसिपिटेशन का, है ना, या फिर रेनफॉल का, वो कितना होता है? लार्जर देन 0.5 mm, है ना, इससे ज़्यादा, है ना। और जनरली नॉर्मली कितना होता है? 0.5 से 4 होता है, बट ये 0.5 से 8 तक होता है ना, 8 या 9 तक होता है, ठीक है। इसके बाद रेनफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में अगर देखें हम तो ड्रिजल है, ड्रिजल जिसका जो ये है अपना साइज़, है ना, ये होता है लेस देन 0.5 mm, है ना। और ये लाइट इंटेंसिटी होती है इसकी, और काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, ठीक है। ड्रिजल आपने देखा होगा रेनी सीजन में, है ना। इसके बाद इफ़ द वाटर ड्रॉपलेट्स कम्प्लीटली इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, है ना, तो ये याद रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? मिस्ट। और सेम डेफिनेशन लिखा हुआ है एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, उसमें सेम डेफिनेशन किसके लिए लिखा है? वर्गा, है ना। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्गा एंड दिस मिस्ट एंड वर्गा, बट देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्गा एंड मिस्ट। मिस्ट में क्या होता है कि जब रेनफॉल होता है तो ठंडी हवा के कारण क्या होता है, वो एक्चुअली ठंडी हवा, या फिर कह सकते हैं कि जो वार्म या मॉइस्ट एयर है ना, वो सडनली कूल होने लगे, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होने लगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो आइस क्रिस्टल जैसे फॉर्म होने लगता है ना। आइस क्रिस्टल का फॉर्म नहीं होता, बट वो सॉलिडिफाई होने लगता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिस्ट। और वहीं वर्गा क्या होता है? एक्चुअली वर्गा जब रेनफॉल होता है ना, तो अपन कह सकते हैं कि वार्म एयर के कारण जो है ना, सपोज़ ग्राउंड में वार्म एयर है, ठीक है, तो वहाँ पर वो आएगा जब जैसे जैसे ग्राउंड की ओर पहुँचेगा, तो वार्म एयर के कारण जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, है ना, और ग्राउंड लेवल में या फिर सरफेस में नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर हम वर्गा बोलते हैं उसको, ठीक है। और वहाँ मिस्ट भी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वो कोल्ड, थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण वो सस्पेंड ही रह जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना, नियर द ग्राउंड, ठीक है। और विजिबिलिटी को जो है ब्लॉक करता है मिस्ट, है ना, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद एक चीज़ है ग्लेज और एक है राइम, है ना। तो ग्लेज क्या होता है? फ्रीजिंग रेन को, है ना, फ्रीजिंग रेन को हम क्या बोलते हैं? ग्लेज। और वहीं फ्रीजिंग फॉग को क्या बोलते हैं? राइम। तो ये याद रखना। इसके बाद स्नो इज़ फॉर्म्ड बाय सब्लाइमेशन ऑफ वाटर वेपर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर सब्लाइमेशन क्या है? सब्लाइमेशन मीन्स जैसे हमने पढ़ा है कि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है अपना? वाटर आइस होता है ना, वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस होगा, तो आइस से क्या बनता है? जनरली लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से क्या बनता है? वेपर बनता है ना।
तो सब्लाइमेशन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट जो है सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड बना ही नहीं, या फिर इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, स्नो इज़ फॉर्म्ड बाय सब्लाइमेशन ऑफ वाटर वेपर, मीन्स वाटर वेपर से डायरेक्टली जो है स्नो बन जा रहा है, ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ सडनली, तो इस कारण से, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लाइमेशन। तो स्नो जो है सब्लाइमेशन ऑफ वाटर वेपर के कारण बनता है ना, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण। इसके बाद स्लीट जो है, स्लीट और एक हेल है ना, दोनों सिमिलर होते हैं बट स्लीट का साइज़ कम होता है, हेल का साइज़ ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जैसे ग्राउंड जो है, जो अपना अर्थ सरफेस है नियर द ग्राउंड, ये सपोज बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है यहाँ पर, जब रेनफॉल होता है ना, तो जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है अपना रेनफॉल, है ना, फिर प्रिसिपिटेशन, है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है इस छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लीट। और यहीं पर जो है हेल जो है ना, ये बड़े साइज़ में होता है, ये जनरली गर्मियों के सीज़न में होता है और समर सीज़न में, है ना। और ये थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है हेल, है ना, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के कारण होता है ना। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो थंडरस्टॉर्म कॉज करता है और हेल जो है उसके कारण आता है, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पर लिखा भी है, हेल इज़ सिमिलर टू स्लीट बट इज़ लार्जर इन साइज़। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और हेल देखा ही होगा सभी ने, तो है ना। इसके बाद इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स कैरिंग रेन वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, है ना। तो क्या होता है, जब फॉल होता है ना ये अपना एयर, तो सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, एयर बोल रहा हूँ, जब जब रेन जो है फॉल होता है ना, तो ये फिर वाटर जो है फॉल होता है, तो सडनली जो है हायर एलिवेशन में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्रॉपलेट, है ना, और फिर ओले जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो गिरने लगता है, ठीक है, हेल। यहाँ पर लिखा है ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर इन हायर रीजन, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग वाटर बिकम्स आइस एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। इसके बाद ये याद रखना, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जनरली एक ये रफ एस्टिमेशन है, 5.05 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना जो है वाटर प्रेसिपिटेट होता है ऑल ओवर द ग्लोब, है ना। और उसमें से अर्थ सरफेस में तो कम होता है उससे, है ना, जितना ओशियन में होता है, क्योंकि मोस्टली ओशियंस में होता है, उनका एरिया भी ज़्यादा है ना, दैट इज़ अराउंड 71%, ठीक है, एंड 28 to 29% समथिंग अपना लैंड है, ठीक है, लैंड सरफेस। और अगर हम ग्लोब का एवरेज देखें, है ना, सरफेस एरिया का, अर्थ के सरफेस एरिया का, तो कितना रेनफॉल होता है एनुअली, दैट इज़ 990 mm, और यू कैन से 99 सेंटीमीटर, जो कि ऑलमोस्ट किसके है, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है एवरेज, इंडिया का कितना है, 119 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो वो किस कंट्री में प्रेजेंट है, दैट इज़ इंडिया, है ना, जिसको हम वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी बोलते हैं। चेरापूंजी मेघालय में जो कि है ना, वहाँ पर होता है, जो कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है ना, शिलोंग इंडिया। अभी होता क्यों है, ये इसको मैं डिटेल में बताऊंगा किसी और क्लास में। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेघालय है वहाँ पर एक गारो खासी हिल है ना, जिसमें फनल शेप्ड या आप कोन शेप्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो दो ब्रांच है ना अपना साउथ वेस्ट मानसून का, ठीक है, एक है अपना बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ठीक है, और दूसरा है अपना अरेबियन सी वाला ब्रांच, ठीक है, अरेबियन सी वाला ब्रांच, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, ये हिमालय जो ईस्टर्न हिमालयन है मेघालय वाले रीजन में, यहाँ पर एक गारो खासी हिल होता है ना, जो कि फनल शेप का है, जहाँ पर जो मॉइस्चर लेडन ये है अपना एयर है ना, यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। तो ना तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा, ना जा पा रहा, ना आगे जा पा रहा, ना कहीं भी जा पा रहा, ठीक है। तो इधर से तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है ना। और वो कितना है, वो 11,430 mm, ठीक है। यहाँ पर 1861 में सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया था, दैट इज़ 22,987, और ऑन एन एवरेज कितना है, 11,873, ठीक है। तो इसको आप 11,500 के अराउंड जो है राउंड फिगर में याद रख सकते हैं, mm, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद जो है रेन सीजन्स ऑफ अकरेंस, तो सीज़न ऑफ अकरेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। इसके बाद इसमें ये याद रखना, कभी कभी जो है ये आता है कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है, किस कंट्री में, और उसका नाम क्या है ना। तो जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सवाना जो है ग्रासलैंड पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाता है। और किस क्लाइमेट में पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, ठीक है।
स्टेपीज़ जो है सेंट्रल एशिया में पाया जाता है अपना, है ना, चाइना और पार्ट्स ऑफ इंडिया, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, है ना, यहाँ पर। इसके बाद जो है पैम्पस, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। साउथ अमेरिका में पैम्पस बोलते हैं। पेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं ना। डाउन्स बोलते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इंडिया में ग्रासलैंड्स उतने कॉमन नहीं है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। नागालैंड वगैरह में भी है वहाँ पर। इसके बाद डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स पता है आपको किन्हें बोलते हैं, डेजर्ट्स जहाँ पर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 250 mm से कम होता है, 250 mm से कम होता है ना। अफ्रीका में कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। इंडिया में कौन सा है, थार डेजर्ट है ना। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है, ठीक है, तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद एरोनॉमी एक टर्म आता है, याद रखना, स्टडी ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। जब अपर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोनॉमी। हेल का डायमीटर कितना होता है, 5 to 50 mm, है ना, टर्मिनोलॉजी में दिया हुआ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है डेजर्ट है, इसीलिए देखना आप, जो पर्थ है, सिडनी है ना, ये सब जो है बॉर्डर, जो कंट्री का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ओशियन के साइड में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी कोल्ड क्लाइमेट। वेरी कोल्ड क्लाइमेट जो है कहाँ पे होगा अपना, पोलर डेजर्ट्स में, अंटार्कटिक में, आर्कटिक ओशियन में, है ना। वर्ल्ड कोल्डेस्ट ड्राइस्ट कंटिनेंट होगा अंटार्कटिका वगैरह, है ना। इसके बाद रेनफॉल, ड्रॉप, इंटेंसिटी याद रखना है यहाँ पर, है ना। साइज़ तो 0.1 से 9 mm तक वरी कर सकता है, बट जो इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया है रेनफॉल को, याद रखना। लाइट रेन हम कब बोलते हैं, जब 2.5 mm पर आवर से कम जो है प्रेसिपिटेट होता है ना। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 2.5 से 7.6 हो। हैवी कब बोलेंगे, जब मोर देन 7.6 mm पर आवर हो। वायलेंट रेन कब बोलेंगे, जब मोर देन 50 mm पर आवर होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, है ना। इसमें ड्राई स्पेल हम तब बोलते हैं जब 10 दिन तक कंटिन्यूसली रेनफॉल नहीं हो, है ना, रेनलेस पीरियड हो सैंडी सॉइल में, है ना, तब उसे हम ड्राई स्पेल बोलेंगे। क्लेई सॉइल में ये पीरियड होता है 15, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, 2 वीक्स का जनरली, ठीक है, 15 डेज़। और सैंडी सॉइल में 10 डेज़ का है ना। इसके बाद थंब रूल है, क्रॉप ड्यूरेशन एक्सटेंड्स इक्वल टू नंबर ऑफ डेज ऑफ ड्राई स्पेल माइनस 10 डेज़, है ना, लाइट सॉइल के लिए होगा। और वहीं वेट स्पेल कब बोलेंगे, जब 2 दिन तक कंटिन्यूसली, 2 या 2 से ज़्यादा दिन के लिए जो है बारिश होता है ना, तब उसे हम क्या बोलते हैं, वेट स्पेल बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ ये याद रखना कि रैनी डे हम तब बोलते हैं जब एक दिन में 2.5 mm से ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है ना। ये चीज़ शायद रेड्डी या एस आर रेड्डी बुक या फिर मीना वाली बुक में कहीं पे गलत दिया हुआ है ना, 2.5 mm सेंटीमीटर दे दिया है वहाँ पर, ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, ठीक है, 2.5 mm होगा, है ना। और वही चीज़ सोइंग रेनी डे कब बोलेंगे, इट मीन्स कि सोइंग के लिए इनफ मॉइस्चर, है ना, जब रेनफॉल मोर देन 20 mm होगा, या फिर 2 सेंटीमीटर्स को आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोइंग रेनी डे। वहीं पर मेट्रोलॉजिकल रेनी डे का बोलते हैं जब रेनफॉल 5 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद इफेक्टिव रेनफॉल, पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इज़ यूटिलाइजेबल बाय द क्रॉप, यूजफुल फॉर दी लाइक रेजिंग द क्रॉप, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है, याद रखना। इसके बाद लाइट शॉवर्स में नॉट बी ट्रीटेड एज इनइफेक्टिव रेनफॉल, इट मीन्स वी कैन से लाइट शॉवर्स आर यूजफुल और वी कैन ट्रीट देम एज इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। लाइट शावर्स इफेक्टिव रेनफॉल होती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रन ऑफ के थ्रू एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रेनफॉल होके वो बह के चले जाएगा रन ऑफ के थ्रू, ठीक है। बट लाइट शावर होगा, धीरे धीरे बारिश गिरेगी तो परकोलेट होगा जो है रेनफॉल, है ना, रन ऑफ नहीं हो पाएगा ज़्यादा, और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रेनफॉल इंटरसेप्टेड बाय द ट्री फ्लो, हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, सपोज ये ट्री का स्टेम है ना, यहाँ पर जो है रेनफॉल होगा, तो जो पार्ट ऑफ रेनफॉल है ना, जो कि इंटरसेप्ट होगा स्टेम से, है ना, क्रॉप का स्टेम हो सकता है या फिर ट्री का स्टेम हो सकता है ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टेम फ्लो बोलते हैं, ठीक है, स्टेम फ्लो कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, जिसका रेंज कितना होता है, 0.8 से 2.5% होता है ना, कितना होता है, 0.8 से 2.5% होता है, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ और है, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स वरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सॉइल्स, ठीक है। इट मे बी अबाउट 90 mm per meter depth in sandy soils and to about 200 mm in clay soil. It means जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर आफ्टर इरीगेशन या फिर रेनफॉल है ना, कितना जो है स्टोर कर रहा है मॉइस्चर सॉइल, ठीक है। तो वो कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होगा पर मीटर आपका, मीन्स 1 मीटर में 9 सेंटीमीटर मॉइस्चर होगा सैंडी सॉइल में, और वहीं 20 सेंटीमीटर किस में होगा, क्लेई सॉइल में होगा, ठीक है। कोबी डेजर्ट वगैरह इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन ने देख लिया इसको। इसके बाद आता है अपन एल नीनो और ला नीना में, ठीक है। एल नीनो और ला नीना जो है समझने से पहले मैं ग्राफ समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका, है ना, इस तरफ पेरू ब्राज़ील ये सब हैं, ठीक है, पेरू ब्राज़ील वगैरह, ठीक है। ये हो गया अपना पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया अपना इंडियन ओशियन, ठीक है, ये इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया आता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके बाद अपना इंडिया आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कोल्ड, है ना, कोल्ड वाटर जो है अपवेल होता है, मीन्स निचली सतह से ऊपर की ओर आता है, और टेम्परेचर जनरली लो हो रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा, है ना, प्रेशर क्या रहेगा, हाई होगा। अब मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा ड्राई है, ऑलमोस्ट ड्राई है, इधर कहीं पे पर्थ है, इधर सिडनी वगैरह है, बस इतने में जो है लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बाकी ये पूरा डेजर्ट है, तो डेजर्ट है ना, समर के टाइम पे जो है सोलर रेडिएशन हिट करेगा, ड्राई होगा एरिया पूरा, और जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो इस रीजन में पूरा क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेट होगा मॉइस्चर वगैरह, है ना, और यहाँ पर लो प्रेशर जो है क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब हमें पता है विंड ब्लो कहाँ से कहाँ करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इससे जो है पेरू ब्राज़ील इस तरफ जो है ये नॉर्मल ईयर्स में यही होगा, है ना, नॉर्मल ईयर्स में क्या होगा कि यही फिनोमिना होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की ओर जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा, और पैसिफिक ओशियन में जो है इधर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो है क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो मॉइस्चर जो है हाई से लो की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं इंडिया है और यहाँ पर मस्करीन आइलैंड है, ठीक है, मस्करीन हाई। तो यहाँ पर जो है यहाँ से जो है मॉइस्चर लेडन जो है विंड्स जो है ना इंडिया में एंटर करती है। तो जब नॉर्मल केस में जो है ये विंड ऑस्ट्रेलिया की ओर आएगा, है ना, तो इंडियन जो मानसून है इसको भी पुश करता है ये, ठीक है, नॉर्मल ईयर्स में, और रेनफॉल होता है इंडिया में। अब एल नीनो के केस में क्या होगा कि इसका जस्ट पहले इसके बाद ला नीना समझा देता हूँ। ला नीना में क्या होता है, यही प्रोसेस जो है इंटेंस होता है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ला नीना केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओशियन में इस तरफ जो है हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, और जो अपना ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। 2 से 7 साल में ये जनरली होता ही है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है और ज़्यादा होने लगा है अब, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा एल नीनो के केस में, ठीक है। तो विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, पैसिफिक ओशन की ओर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा विंड, ठीक है। तो इसीलिए कभी देखना ब्राज़ील और पेरू में जो है रेनफॉल होता है फिर ऐसे केस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, है ना। नॉर्मल केस में जो है नॉर्मली रेनफॉल होगा, ला नीना जब आएगा तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, इसी के कारण इंटेंस हो जाएगा, है ना। और एल नीनो के केस में ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में बताया भी है, ये नॉर्मल ईयर्स, है ना, ला नीना के केस में और ज़्यादा इंटेंस हो गया, एल नीनो के केस में अपोजिट हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है। तो दैट इज़ एल नीना एंड ला नीना का सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़े से टाइम पे इतना ही समझाया जा सकता है ना। अब एल नीना जो है और ला नीना दोनों क्या है, स्पेनिश वर्ड है, जिसका एल नीना का वर्ड होता है बॉय चाइल्ड एंड ला नीना का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड, ठीक है। 2 से 7 साल में एल नीना जनरली रिपीट होता ही है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर एल नीना का फेज़ था तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी इसी कारण, और रेनफॉल कम हुआ था, ठीक है। और जिस साल रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो तो समझ लो ला नीना चल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जनरली एल नीना और ला नीना हुआ कि
स्पेनिश वर्ड है ना, बॉय एंड गर्ल चाइल्ड होता है जिसका मीनिंग। अब एल नीना का मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट भी बता दिया है ना, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ वेदर, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द ओशियन एंड द रिजल्टिंग इफेक्ट्स ऑन वेदर, है ना, क्या होता है, एल नीनो, ठीक है। ला नीना जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब ला नीना के कारण इंडिया में जो है बारिश होती है और एल नीना के कारण जो है सूखा पड़ता है इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद ये याद रखना, एल नीना इवेंट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द साउथ। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है ना, साउथ ईस्ट पैसिफिक एशियन, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इसके बाद एनसो याद रखना है, दैट इज़ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एनसो रिप्रेजेंट्स अ टेंडेंसी फॉर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द पैसिफिक ओशियन, बताया था मैंने ना, हाई प्रेशर जोन कहाँ पर होगा, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। टू बी एसोसिएटेड विद लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशियन, है ना, एंड वाइस वर्सा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एनसो। अब एक होता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है, जो अ मेजर ऑफ मानसून लो प्रेशर इज़ सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो जो मानसून लो प्रेशर है ये हम प्रेशर टेम्परेचर या फिर प्रेशर डिफरेंस से मेज़र करते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब ये प्रेशर किन दो पॉइंट्स के बीच में करते हैं, एक है अपना तहीटी आइलैंड है ना, ठीक है, कि तहीटी आइलैंड में प्रेशर क्या है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के पास, है ना, आइलैंड जो कि अपना कहाँ पर है, साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में, तहीटी आइलैंड, है ना, और डार्विन जो है आइलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन दोनों के बीच जो है प्रेशर डिफरेंस हम मेज़र करते हैं। अब ये जो सदर ऑसिलेशन इंडेक्स है अगर पॉजिटिव आता है, इट मीन्स मोर देन 7 आती है इस प्रेशर की वैल्यू, तब हम क्या बोलेंगे कि ला नीना का फेज़ है और रेनफॉल ज़्यादा होगा। और यही चीज़ अगर नेगेटिव आती है, इट मीन्स 7 से कम आता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स की वैल्यू, इट मीन्स प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू, है ना, 7 से कम आती है, इट मीन्स एल नीना का फेज़ होगा और रेनफॉल कम होगा इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद रेनफॉल जो है मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेन गेजेस वगैरह का यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़, है ना, यूज़ किया जाता है। इसके भी कई सारे टाइप है, सेल्फ रिकॉर्डिंग, है ना, ऑर्डिनरी टाइप, वो सब। इसके बाद एक आता है रेडार। रेडार का फुल फॉर्म याद रखना क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार का फुल फॉर्म है। अब ये क्लाउडी वेदर कंडीशन में भी जो है हमें वर्क करता है ना, जो अपना सैटेलाइट वगैरह है, जो रेडार बेस्ड सैटेलाइट होती हैं ना, वो क्लाउडी वेदर में भी यूज़फुल होता है या वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, क्योंकि रेडार जो है ना, ओन सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करता है। आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं, है ना, जो कि नेचुरली एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक होता है जो खुद ही अपना सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिट करता है ना, जो कि रेडार है उसका एग्जांपल, ठीक है। और नेचुरल में क्या हो गया, सन की एनर्जी, ठीक है, वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर रेडार ओन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है। अब क्लाउडी वेदर कंडीशन में क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाएगा, तो हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक है, उस कंडीशन में। तो रेडार जो है ओन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए क्लाउडी वेदर में भी जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है, वेदर क्या है, कैसा है, ठीक है। फिर है रेडार इज़ वैल्यूएबल टूल फॉर लोकेटिंग एंड फॉलोइंग सीवियर थंडर स्टॉर्म्स, है ना, क्योंकि इसका फीचर ही है यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ दी, हाँ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्लाउड्स अपना लास्ट टॉपिक है प्रॉबेबली, ठीक है। तो हाइट के बेसिस पे जनरली क्लाउड्स कितने, एक्चुअली क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, सपोज ये वाटर बॉडी है ना, यहाँ पर सोलर रेडिएशन हिट किया, टेम्परेचर राइज होगा, है ना, तो जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब ये वेपर फॉर्म हल्का होता है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चले जाएगा, है ना, हल्का होने के कारण। अब ये ऊपर जाते जाते क्या होगा, टेम्परेचर जनरली डिक्रीज़ होता है ना हायर एल्टीट्यूड्स में, तो जो वाटर वेपर्स हैं आपस में कंडेंस होने लगती है, मीन्स छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट हैं आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर जितना लो होगा, ठीक है, और वैसे वैसे ये आपस में कोएलिस होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, और एक टाइम इतना आएगा कि जब इनका मास जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, अब जो ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो है ये फॉल होने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है और रेनफॉल कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब क्लाउड्स जो है 3 हाइट में पाई जाती है जनरली, लो क्लाउड्स
मिड एल्टीट्यूड क्लाउड्स एंड हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। लो जो जनरली 2 किलोमीटर के नीचे पाई जाती हैं, 2 से 6 के बीच में मिड एल्टीट्यूड वाली पाई जाती हैं, और 6 के अबव हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्लाउड का जो नेम है ये याद रखना। 3 बेसिक टर्म्स यूज़ किया जाता है। साइरस है ना, साइरस जनरली जो है फेदरी या फाइब्रस क्लाउड्स के लिए यूज़ किया जाता है ना। स्ट्रेटस मीन्स लेयर, स्ट्रेटस है ना, या स्ट्रेटा जिसको अपन लेयर बोलते हैं, है ना। तो लेयर लेयर जैसे दिखाई देती है ना, कभी आपने देखा होगा, तो उससे हम क्या उससे क्या डिनोट होगा, लेयर वाली जो क्लाउड्स हैं उनको स्ट्रेटस से डिनोट करेंगे। हीप्स या फिर देखा होगा ना आपने टावर शेप्ड बहुत है ना, बड़े बड़े ऐसे कॉलीफ्लावर शेप्ड ऐसे जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलस टर्म से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब थिन क्लाउड को जो है एल्टो के वर्ड से डिनोट करेंगे। रेन बेयरिंग क्लाउड्स को निम्बस से करेंगे, है ना। अब जो इंटरनेशनल क्लाउड एटलस है 1956 में इन्होंने WMO के साथ मिलके जो है, मतलब WMO का ही एक पार्ट था इंटरनेशनल क्लाउड एटलस 1956, उन्होंने क्लाउड को 10 पार्ट में जो है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड किया था, ठीक है। बेसिक 3-4 ही हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसमें डिटेल में पढ़ने से पहले मेजर मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेजर है आपका इसमें निम्बो स्टेटस, ठीक है। निम्बो स्टेटस जो कि रैन बेयरिंग क्लाउड होती हैं, है ना, कॉमनली एसोसिएटेड विद स्टेडी प्रेसिपिटेशन। स्टेडी मीन्स कंटिन्यूसली रैनफॉल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूसली रैनफॉल किससे होता है, निम्बो स्टेटस क्लाउड से होती हैं, जो रैनी सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्यूमुलस क्लाउड और दूसरा अपना क्यूमुलो निम्बस। तो जो थंडर स्टॉर्म समर सीजन में जो आता है ना, हेल स्टॉर्म समर सीजन में, समर रैनफॉल या फिर हेल जिससे आता है, ठीक है, वो किसके कारण आता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के कारण आता है ना। और जो क्यूमुलस क्लाउड्स होती हैं वो, इसका मैंने डायग्राम बनाया होगा एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ऐसे डोम शेप्ड होती हैं, ठीक है। ये क्यूमुलस क्लाउड डोम शेप्ड, ठीक है। और रैन बेयरिंग क्लाउड निम्बो स्टेटस होती हैं, है ना। साइरस क्लाउड फेदर लाइक बताया था मैंने, है ना, फेदरी क्लाउड। अल्टो स्टेटस जो स्टेटस के फॉर्म में होती हैं, है ना, लेयर के फॉर्म में होती हैं, अल्टो स्टेटस, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लाइक 2 से ज़्यादा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ, या फिर 2 से ज़्यादा जो है टाइप ऑफ क्लाउड मिल के जो है डिफरेंट क्लाउड्स का जो है फॉर्मेशन करती हैं, है ना। तो याद रखना क्यूमुलस डोम शेप्ड होगा, टॉवर शेप्ड होगा, है ना। और जो क्यूमुलो निम्बस है वो समर रैनफॉल क्लाउड कॉज करेगा, हेल कॉज करेगा, ठीक है, हेल स्टॉर्म कॉज करेगा। निम्बो स्टेटस कंटिन्यूसली जो है रैनफॉल कॉज करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके बाद साइरस क्लाउड है ना, जो कि हायर एल्टीट्यूड क्लाउड्स होंगी, हाईएस्ट डेलिकेट, है ना, डिटैच्ड फाइब्रस फेदर लाइक क्लाउड, ठीक है। अब जो सन के अराउंड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज़ जो आसपास जो क्लाउड्स दिखती हैं ना, जनरली रेड, ब्राइट रेड कलर में, ठीक है, वही क्या होती हैं, साइरस क्लाउड होती हैं, क्योंकि बहुत ऊपर हैं, है ना, तभी दिख पाता है ऐसे। इसके बाद मदर ऑफ पल्स भी इन्हीं को बोला जाता है। फिर दूसरा है साइरो क्यूमुलस, ये हेलोस साइरो स्टेटस फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो साइरो क्यूमुलस होती हैं ये फ्यूज्ड होती हैं वेव्स के फॉर्म में, रिपल्स के फॉर्म में जो है ना, ये साइरो क्यूमुलस दिखाई देती हैं। नेट में आप देख सकते हैं, इनके पिक्चर्स दिख जाएंगे आपको, ठीक है। पर्टिकुलरली टर्म याद रखना है, अगर क्लाउड्स रिजेंबल्स विद रिपल्स और फ्यूज्ड इनटू वेव्स ऑफ सैंड सी सोर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ओशियन में जो ये वेव्स बनती हैं ना, वैसा ही दिखाई देता है आसमान में भी, ठीक है। तो ऐसे क्लाउड्स को हम क्या बोलेंगे, साइरो क्यूमुलस। और साइरो स्ट्रेटस किसे बोलेंगे, ये भी काफ़ी हायर एल्टीट्यूड में होती हैं, और ये सन और मून के अराउंड हेलोस फॉर्म करती है, उनको ढकती नहीं है बट उसके अराउंड हेलोस फॉर्म करती है, ठीक है। और अल्टो स्टेटस ये याद रखना, अल्टो स्टेटस जो है हायर और मिडिल एल्टीट्यूड्स में, है ना, रैनफॉल कॉज करती हैं। तो हायर या मिडिल एल्टीट्यूड में पूछे अगर कि कौन सा क्लाउड जो है रैनफॉल कॉज करता है हायर और मिड एल्टीट्यूड में, तो वो होगा अल्टो स्टेटस। सुपर कूल्ड क्लाउड किससे रिलेटेड है, अल्टो क्यूमुलस से, याद रखना, ठीक है। इनका टेम्परेचर अराउंड -15 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टेटस मैंने बताया, स्टेटा लेयर वाली जो क्लाउड्स होती हैं ना। इसके बाद निम्बो स्टेटस कंटिन्यूसली रैनफॉल कॉज करेगा, ठीक है। स्टेटो क्यूमुलस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूमुलस का बता दिया मैंने, है ना। साइक्लोन जो है, साइक्लोन कौन सा कॉज करता है या फिर कौन सा क्लाउड फॉर्म करता है, तो दैट इज़ क्यूमुलस, ये याद रखना।
Cumulus clouds are the majestic, billowing white clouds so prominent in summertime and rainy also, है ना. May occur at any season. डोम और कॉलीफ्लावर शेप्ड या टॉवर शेप्ड होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं. साइक्लोन टर्म, चलो साइक्लोन आगे पढ़ेंगे तब बताऊँगा. चलो यहाँ पर याद रखना, ग्रीक वर्ड है साइक्लोन और लैटिन वर्ड है एल्बिडो इक्विनॉक्स वगैरह, ठीक है. तो दैट इज़ अबाउट दी क्लाउड्स, है ना. तो हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ा. इसमें जो मेन टर्म बस याद रखना, पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है. क्यूमुलोनिम्बस मीन्स समर में जो रेनफॉल होगा, हेल स्टॉर्म कॉज करेगा, थंडर स्टॉर्म कॉज करेगा, है ना. क्यूमुलस जो है कॉलीफ्लावर शेप्ड, डोम शेप्ड या फिर अपना टॉवर शेप्ड होगा, ठीक है. वहीं अपना निम्बो स्टेटस कंटिन्यूसली रेनफॉल कॉज करेगा. स्टेटस मीन लेयर वाली जो क्लाउड्स हैं. ऑल्टो क्यूमुलस सुपर कोल्ड क्लाउड हो गया, है ना. ऑल्टो स्टेटस जो है अपना मिडिल या हाई लेटीट्यूड्स में रेनफॉल कॉज करेगा, है ना. साइरो स्टेटस जो है सन या मून के अराउंड हेलोस फॉर्म करेगा, ठीक है. साइरो क्यूमुलस जो है अपना रिपल्स या वेव्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं, ठीक है. वैसे ही साइरस जो है अपना सनसेट और सन राइज़ के टाइम पे जो ब्राइट रेड कलर में दिखाई देती है ना सन के आसपास, वो है अपना हाईएस्ट क्लाउड्स हैं, ठीक है. मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है. तो डायग्राम के बेसिस पे भी याद रखना, ठीक है. लो क्लाउड्स कौन सी हैं, मिडिल एल्टीट्यूड्स क्लाउड्स कौन सी हैं, हाई एल्टीट्यूड्स क्लाउड कौन सी हैं ना. तो ये कभी आता है ना. तो क्यूमुलोनिम्बस ऑलमोस्ट सभी में आएगा, है ना. और ऑल्टो वाले जो है मिड में आएंगे, साइरस वाले हाई में आएंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है. स्टेटस वाले जनरली लो एल्टीट्यूड्स में आएंगी, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. हमने ह्यूमिडिटी पढ़ा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह पढ़ा, ठीक है, और अपना क्लाउड्स पढ़ा, एलिना लानिना भी पढ़ा डिटेल में, ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट. इनको आप जो है एक बार वापस से रिपीट में बुक से पढ़ लेना. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है उनको बुक्स में लिख लेना, ऐड कर लेना, है ना. और जितना पढ़ाया उतना पढ़ना, बाकी चीज़ें काम की नहीं है इसमें, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर लेक्चर अच्छा लगा तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. सो एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद दी like your friends, है ना, who are preparing for the similar exams. Okay, so that's all for today. Thanks for watching.